नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुणपाल गांधी और आज हम हिंदी भाषा के विषय पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है भारत के अंदर और कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, कौन कौन से ऐसे संविधान के अंदर धाराएं हैं जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज आपको हिंदी भाषा के विषय में बहुत सारे ऐसे तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जिनको आप पहले नहीं जानते थे या जिनसे आप पहले अवगत नहीं थे। भारतेंदु हरीशचंद्र के अनुसार निज भाषा उन्नति अहे सब भाषाओं को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। अर्थात हमारी जो निज भाषा है उसके बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं और हमें अपनी निज भाषा को, अपनी मातृभाषा को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। और 10 ऐसे राज्य मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ हिंदुस्तान के अंदर हैं जिनके अंदर हिंदी जो है वो प्रधान भाषा के तौर पर कार्य करती है, प्रधान भाषा के तौर पर बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। और बाकी राज्यों में भी जो अन्य राज्य हैं वहाँ भी आम बोलचाल की भाषा में कहीं ना कहीं हिंदी का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। आर्थिक युद्ध का एक सूत्र है कि किसी राष्ट्र को नष्ट करने के बारे में अगर सुनिश्चित करना है तो उसकी मुद्रा को खोटा कर दो। और यह भी उतना ही सत्य है कि किसी राष्ट्र की संस्कृति और पहचान को नष्ट करने का सुनिश्चित तरीका है उसकी भाषा को हीन बना दो। लेकिन यदि विचार भाषा को भ्रष्ट करते हैं तो भाषा भी विचारों को भ्रष्ट कर सकती है। ये मानना था जॉर्ज ऑवेल का। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का औचित्य। महात्मा गांधी जी के विचार अलमदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए, उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। यह ज़रूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए, उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। ऐसी ही भाषा एक राष्ट्र की राजभाषा बन सकती है। ये विचार थे महात्मा गांधी के, बापू के, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के। हिंदी की विशेषताएं एवं शक्ति। अब हम चर्चा करेंगे कि हिंदी की क्या विशेषताएं हैं और क्या शक्ति है हिंदी में जिसकी वजह से उसको राजभाषा का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ है हिंदुस्तान में। संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है। हिंदी बहुत ही सरल और लचीली भाषा है, अधिकतर नियम अपवाद विहीन है। विश्व भाषा बनने की पूर्ण अधिकारी है हिंदी भाषा। देवनागरी लिपि अत्यंत ही वैज्ञानिक है, उसमें जितने भी वर्ण बने हुए हैं उन सबको वैज्ञानिक तौर पर बनाया गया है। संस्कृत शब्द संपदा एवं नवीन शब्द रचना सामर्थ्य विरासत में मिली है। देशी भाषाओं की शब्द संपदा ग्रहण की है। बोलने व समझने वाली जनता 50 करोड़ से भी अधिक है जो हिंदी को बोलती है, समझती है, जानती है। हिंदी का साहित्य सभी दृष्टियों से समृद्ध है। आम जनता से जुड़ी हुई भाषा है हिंदी और हिंदी कभी राजाश्रय की मोहताज नहीं रही। स्वतंत्रता संग्राम की वाहिका और वर्तमान में देश प्रेम का अमूर्त वाहन है हिंदी। भारत की संपर्क भाषा और राजभाषा है हिंदी। ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न अगर हम अन्य भाषाओं की बात करें तो ऐसी बहुत सारी अन्य भाषाएं हैं जो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर मैंने कुछ भाषाएं इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर लिखी हैं। आप देख सकते हैं कि पहली लिप्यंतर, बांग्ला, देवनागरी, गुजराती, गुरमुखी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ग्रंथ, थाई, जावा, बाली, सिंहल, ये सभी भाषाएं ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न भाषाएं हैं। अगर हम भाषा की बात करें, हिंदी भाषा की बात करें तो देखें यहाँ पर 10 राज्य हैं जिनके अंदर अधिकाधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में हिंदी जो है वो बोली जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है और समझी जाती है। और वहीं पर अगर हम पंजाबी की बात करें जिसको हिंदी के बाद में तृतीयक भाषा का दर्जा प्राप्त है, वो केवल पंजाब के इलाके में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। संघ की राजभाषा नीति। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारत के अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में इसके विषय में लिखा हुआ है। परंतु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में इसका भी प्रावधान है। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 120 में इसका प्रावधान है। किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह है राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। संवैधानिक प्रावधान। भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग 17 अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या इंग्लिश में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में भी सदन को संबोधित कर सकता है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
एक, भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 2, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। 3, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि के विनिर्दिष्ट किए जाएं। ये 343 अनुच्छेद की यहाँ पर व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। भाग 1, राष्ट्रपति। इस संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। भाग 2, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकारिक प्रयोग, संघ के सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी या एक से अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। 3, खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों पर और हितों पर सम्यक ध्यान करेगा। भाग 4, एक समिति गठित की जाएगी जो 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमित मत द्वारा निर्वाचित होंगे। भाग 5, समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। भाग 6, अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। अध्याय 2, प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्यों के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए इसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। संघ में राजकीय शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी, परंतु यदि 2 या अधिक राज्य एक करार करते हैं उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुमान द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यदि इस निमित्त मांग के किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो यह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाएगी। अध्याय 3, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा आदि की भाषा। अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। भाग 1, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। ख, भाग 1,
संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों का या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के। भाग 2, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और इस संविधान के अधीन अयथा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। 2, खंड 1 में उपखंड क में किसी बात में के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी। खंड 3 भाग 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यातित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 4 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनिमय या उपविधि में प्रयोग किए गए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित है, वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के अधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 व्यथा में निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्रत्येक राज्य और राज्य भाषा के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 350 क भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकार होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। खंड 2 विशेष अधिकारों का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रीय निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्यक्ष संवेदन के समक्ष रखवाए और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाए। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तान में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 का अधिनियम संख्याक 19 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। भाग 2 धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध इस तारीख को प्रवृत्ति होंगे जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और उस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सके। परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो क नियत दिन से धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम से के किसी अन्य उपबंध के संबंध में यह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त हो है। हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद के प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना उपधारा 1 में अंतर्विनिष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां पुत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा 3 उपधारा 1 में अंतर्वृष्ट किसी बात के होते हुए भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में से किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय समाजपत्रों के लिए केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए यथा निकाली गई विज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी।
राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। राजभाषा के संबंध में समिति। 1. जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उसके 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर गठित की जाएगी। इस समिति में 30 सदस्य होंगे, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। 3. इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राज्य के प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें, और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर सदन के समक्ष करवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा। 4. राष्ट्रपति उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों के यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तथा उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश निकाल सकेगा, परंतु इस प्रकार निकाले गए निर्देश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। 1. नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र के राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किसी केंद्रीय अधिनियम या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का अथवा संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनिमय या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 2. नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के जो संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के जो उनके संबंध में संसद में किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ साथ उसका हिंदी में अनुवाद भी होगा या ऐसी रीति में से प्राधिकृत किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग, नियम बनाने की शक्ति, कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर को लागू ना होना, धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू ना होंगे। लेकिन अभी 370 आर्टिकल के हटाने के बाद ये सारे के सारे प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू होंगे। राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 यथा संशोधित 1987। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 है। इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987। राजभाषा नियम की परिभाषाएं। इन नियमों में जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित ना हो, अधिनियम से राजभाषा अधिनियम 1963 का 19 अभिप्रेरित है। केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय, केंद्रीय सरकार या नियुक्त किया आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय, कर्मचारी से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेरित। अधिसूचना कार्यालय में नियम 10 के उपनियम 4 के अधीन अधिसूचना कार्यालय अभिप्रेरित है। हिंदी में प्रवीणता से नियम 9 में प्रवीणता अभिप्रेरित है। क्षेत्र क से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित हैं। क्षेत्र ख से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित हैं। क्षेत्र ग में खंड च और छ में निर्देशित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित हैं। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्य साधन ज्ञान अभिप्रेरित है। राजभाषा नियम की प्रमुख बातें। राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि, हिंदी से प्राप्त पत्रादि के उत्तर नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे। राजभाषा नियम की प्रमुख बातें। 6. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार किए जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं। राजभाषा नियम की प्रमुख बातें। 7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि। कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। जब उपनियम 1 में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही भी है से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है यथास्थिति हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए, तो वह उसे असमयक विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।
राजभाषा नियम की प्रमुख बातें 8। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना। कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे। केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब तक वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं। भाग 3। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा। 4 उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी की प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। 9। हिंदी में प्रवीणता। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उसके उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, या यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप से यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। राजभाषा नियम की प्रमुख बातें 10। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है या केंद्रीय सरकार की हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट संवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्न स्तर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या केंद्रीय सरकार द्वारा उस विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या यदि वह नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतः यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी पत्र अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं। केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। परंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अनाधिकृत अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रेषित कर सकता है कि उक्त कार्यालय उस तारीख में से अधिसूचना कार्यालय नहीं रह जाएगा। 11। मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति मुद्रित या साइक्लोस्टॉइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय सरकार के किसी कर्मचारी या किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्ट्रों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए लिए सभी नामपत्र, सूचना पत्र, शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण की जाएंगी। परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किसी उपबंधों में छूट दे सकती है। 12। अनुपालन का उत्तरदायित्व। केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम 2 के अधीन जारी किए गए इन निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा हो और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे। केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए उनके कर्मचारियों और कार्यालय को समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। राजभाषा संकल्प 1968। जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रचार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और इसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीर्ष समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बने। यह संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए। यह सभा संकल्प करती है कि
उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी की स्थिति हो का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए। संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यता होगा और परीक्षाओं की भावी योजना प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी। राजभाषा के प्रति हमारा दायित्व। हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे। सभी प्रकार के फॉर्म, आवेदन, रजिस्टर आदि में हिंदी का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर पर यूनिकोड अपनाकर हिंदी का प्रसार बढ़ाएंगे। सभी रबर स्टैंप, बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड हिंदी अंग्रेजी में बनाएंगे। ग्राहक के मराठी हिंदी पत्रों का जवाब उसी भाषा में देंगे। हिंदी पत्रों का जवाब हिंदी में देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और आज इस वीडियो के साथ ही संकल्प करते हैं कि हिंदी भाषा के ऊपर जितना ज़्यादा होगा हम जोर देंगे और हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा बनाने में पूरा योगदान देंगे और हिंदी की प्रगति के ऊपर हम बहुत अधिक मात्रा में कार्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इसी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके की वीडियोज़ हम आगे भी फ्यूचर में आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।